हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत कर रहा हूँ फिर से आप लोगों को पीआरपी स्टडी में। मैं हूँ होस्ट एंड दोस्त आपका पंकज शर्मा। मैं आप लोगों के बीच में फिर से क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर हूँ। समय को नहीं बर्बाद करते तो चलिए आज सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान एसएसटी के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बोलिविया में जल संघर्ष मतलब होता है जनता में आपस में संघर्ष करना। राजा के खिलाफ राजा क्या करने लगेगा? संघर्ष करने लगेगा। तो वही पर बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण यानी बोलिविया में लोग आंदोलन किए, जिसका मेन कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, खदान की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो बोलिविया में जो जनता लोग संघर्ष किया या आंदोलन किया, उसका मुख्य कारण था पानी का कीमत बढ़ गया था। बोलिविया में पानी का कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण वहाँ के क्योंकि बोलिविया में पानी की कमी है, तो पानी की कमी होने के कारण वहाँ के जनता क्या किया? जनता जब सरकार उसमें कीमत बढ़ाया, पानी का रेट बढ़ाने लगा, दाम बढ़ाने लगा, तो जनता संघर्ष करने लगा कि पानी का रेट नहीं बढ़ाइए, तो आंदोलन हो गया। तो बोलिविया में पानी की कमी हुआ, कमी के कारण रेट बढ़ाया पानी का, पानी में क्या हो गया? तो जन संघर्ष हो गया। तो बोलिविया में जन संघर्ष का कारण निम्नलिखित था, पानी की कमी। चलिए देखिए, दक्षिण अमेरिका देश बोलिविया में सरकार द्वारा जलापूर्ति का निजीकरण करने के बाद पानी का बिल अत्यधिक वृद्धि हो गया। बोला ना, पानी का बिल बढ़ा दिया यानी कीमत बढ़ा दिया, जिस कारण विरोध में जनता जल युद्ध कर दिया और लोगों ने पानी की कीमत बढ़ाने का विरोध करने लगा, तो जल संघर्ष हुआ। देखिएगा इधर भी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हम सिंपल सा और साधारण सा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या कबूतर है, हंस है, मयूर या मोर है या तोता? तो क्या है? मयूर बोले या मोर। भारत का ये राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर संस्कृत में बोलते हैं मयूर, हिंदी में बोलते हैं मोर। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर है। कोई दिक्कत? चलिए देख लीजिए। हाँ, बहुत सी अच्छी बात है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। बोल दिया है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, मयूर या पीकॉक। इसकी सुंदरता और संस्कृति यानी बहुत ये सुंदर दिखता है। बहुत कैसा दिखता है? बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। सांस्कृतिक महत्व का इसे देखिए, 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मयूर यानी मोर को 1963 में हम लोग राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए। समझे कि नहीं? 1963 में मयूर यानी मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। क्यों? क्योंकि बहुत सुंदर है। आपको पता है मयूर क्या है? मोर बहुत सुंदर होता है, इसलिए आप देखिए कृष्ण भगवान भी मयूर यानी मोर का पंख रखते हैं। ठीक है, तो एक बार राधे राधे लिख दीजिए। संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान ये चिड़ियाघर है। संजय गांधी जैविक उद्यान क्या है? चिड़ियाघर यानी बोले तो जू। समझे कि नहीं? संजय गांधी जैविक उद्यान एक चिड़ियाघर का नाम है। किस नगर में से, यानी ये है कहाँ? संजय गांधी जैविक उद्यान यानी जो इसका नाम ये है चिड़ियाघर है, यह है क्या? राजगीर में है, बोधगया में, बिहार शरीफ या पटना में? तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। याद रखिएगा, संजय गांधी यानी पटना में जो चिड़ियाघर है उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना में जो आपको चिड़ियाघर देखने को मिलता है उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, तो ध्यान रखिएगा। चलो देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार राज्य की राजधानी पटना में, बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना में स्थित है। प्रसिद्ध एक चिड़ियाघर और वनस्पति उद्योग है। सिंपल सा याद रखिए, पटना का जो चिड़ियाघर है उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करते चलिएगा। ठीक है ना? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? नारा लगाए थे, नारा। वेदों की ओर लौटो, क्या नारा दिए थे? वेदों की ओर लौटो। तो इसको लगाने वाला कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, या इनमें से कोई नहीं? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा ऑप्शन ए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना?
चलिए आगे बढ़ें, देख लीजिए। आर्य समाज के संस्थापक, ये भी पूछता है, लिख लीजिएगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक संस्कृति और विचारों को पुनः स्थापित करने हेतु वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती। लिख लीजिए, वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती। VVI है, भी पूछता है बार बार कि आर्य समाज के संस्थापक करने वाले कौन है, तो दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक करने वाले यानी इसको गठन करने वाले कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज को स्थापना करने वाले। ठीक है, आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, जानते हैं कि जो गुटेनबर्ग है एक आदमी का नाम है जिसका नाम है गुटेनबर्ग। इसका जन्म यानी पैदा कहाँ लिया था, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका, जर्मनी, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो गुटेनबर्ग का जन्म क्या हुआ था, जर्मनी में। याद रखिएगा, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए। आधुनिक छापे खाना, प्रिंटिंग प्रेस यानी प्रिंट करता वो प्रेस। तो आधुनिक छापा खाना प्रिंटिंग आविष्कार योहान गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। देखिए बोल दिया कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में के मेज नगर में हुआ था। कौन सा नगर में हुआ था, मेज नगर में हुआ था। बस सिंपल आप याद रखिएगा, जो गुटेनबर्ग है उनका जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में। इतना ही आपको याद रखना है कि जो गुटेनबर्ग थे उनका जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते, वीडियो को शेयर लाइक करते चलिएगा। आप लोग वीडियो को ना तो शेयर करते हैं ना तो लाइक करते हैं, प्लीज शेयर एंड लाइक। सांप्रदायिकता राजनीति, देखिए सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि धर्म के आधार पर हम लोग आपस में लड़ने लगे। सांप्रदायिकता का मतलब तो धर्म, जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके आपस में जब लड़ने लगे, यानी हम कहें हम हिंदू है तो हमारा धर्म सबसे अच्छा है, ऊंचा है, दूसरा के धर्म को नीचा समझने लगे, बेकार समझने लगे, तो सांप्रदायिकता है। ठीक है, यानी धर्म के आधार पर हम लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे, यही हमारा क्या है, सांप्रदायिकता कहलाता है। तो सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित है, यानी सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करते किस पे, तो धर्म पे आधारित होगा। सांप्रदायिकता राजनीति की बात की जाए तो किस पे आधारित होगा, धर्म पे। सांप्रदायिकता ही मतलब होता है कि धर्म के आधार पर लड़ना आपस में, समझे कि नहीं। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि धर्म के आधार पर अपनी एक धर्म को दूसरा धर्म से क्या मानने लगे, ऊंचा मानने लगे, ऊपर मानने लगे और आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे, झगड़ने लगे। तो यही क्या है, सांप्रदायिकता है। तो ये सांप्रदायिकता राजनीतिक, तो सांप्रदायिकता राजनीति यानी धर्म से राजनीति कर रहे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो धर्म हिंदू मुस्लिम में आपस लड़ा देते हैं, लड़ा के अपना रोटी सेक लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं हिंदू मुस्लिम करके। तो वही बोला कि सांप्रदायिकता राजनीति किस पे आधारित है, धर्म पे, क्षेत्र पे, जाति पे, इनमें से कुछ नहीं। तो किस पे होगा, धर्म पे। नेता लोग धर्म से लड़ा देगा, हिंदू मुस्लिम कर लेगा, लड़ा देगा, आपको वोट ले लेगा, लेके कहानी चल देगा, आगे बढ़ जाएगा। आइए, जब राजनीति में किसी धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है, यानी अच्छा माना जाता है, ऊंचा माना जाता है, और धार्मिक पहचान के आधार पर हित तय किया जाता है, तो उसे सांप्रदायिकता राजनीति कहते हैं। लिख लीजिएगा, 2 नंबर में पूछता है कि सांप्रदायिकता राजनीति से आप क्या समझते हैं, तो लिखिए सांप्रदायिकता राजनीति से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आंसर होगा कि जब राजनीतिक में किसी एक धर्म को दूसरे धर्म से ऊंचा मानने लगे, अच्छा मानने, लिखेंगे जब सांप्रदायिकता राजनीतिक में एक धर्म को दूसरा धर्म से ऊंचा, श्रेष्ठ, अच्छा मानने लगे, दूसरा धर्म को नीचा समझने लगे, बेकार समझने लगे। ठीक है, और अपना हित के लिए एक धर्म को दूसरे धर्म से ऊपर करने की कोशिश की जाए, आपस में लड़ने जाते हैं, सांप्रदायिकता राजनीति। फिर से समझिए, बोलेंगे सांप्रदायिकता राजनीति का मतलब है कि जब अपने धर्म को, एक धर्म को दूसरे धर्म में आपस में लड़ने लगना, या एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, अपने धर्म को अच्छा मानने लगना। ठीक है, दूसरा से अच्छा मानना, दूसरा धर्म को नीचा खराब समझना, और उस आधार पे चुनाव में भाग लेना ही क्या है, सांप्रदायिकता है। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित उद्योगों में, उद्योग मतलब होता फैक्ट्री, कल कारखाना, ठीक है ना, उद्योग मतलब फैक्ट्री, कल कारखाना, ये सब। तो निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित, कृषि मतलब खेती बाड़ी पर आधारित नहीं है। बोला ये कौन है जो खेती बाड़ी पर आधारित नहीं है, कृषि पे आधारित नहीं है, यानी कि खेत से संबंधित उसको लेना देना नहीं है। समझे कि नहीं, कृषि आधारित नहीं है मतलब कृषि आधारित यानी उसको खेत से कोई लेना देना नहीं है। क्या सूती बस उद्योग, तो सूती बस खेत से रिलेटेड है। सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग को खेत से कोई लेना देना नहीं है। तो कृषि उद्योग भैया ये कृषि पर आधारित नहीं है। सीमेंट उद्योग कृषि पे आधारित उद्योग नहीं है, इसको कृषि से कोई लेना देना नहीं है। बाकी सूती बस उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, ठीक है, ये सब कृषि आधारित उद्योग है। चीनी जूट लिख लीजिए, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन है, बस उद्योग है, चीनी उद्योग है, जूट उद्योग, ये सब कृषि आधारित उद्योग है। लेकिन सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है, सीमेंट को खेत बाड़ी से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सीमेंट उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। पूछेगा खनिज, सीमेंट कैसा उद्योग है, तो खनिज आधारित उद्योग लिख लीजिए। सीमेंट है खनिज आधारित उद्योग, ठीक है, खनिज आधारित उद्योग है, यानी फैक्ट्री है, क्योंकि इसका कच्चा माल चूना है। ये भी पूछता है बार बार, ठीक है। सीमेंट का कच्चा माल क्या है, तो चूना। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, चूना, लिख लीजिएगा। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना होता है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है, चूना होता है। जबकि सूती, चीनी, देखो बोला सूती कपड़ा हो, चीनी हो और जूट हो, ये सब कृषि उद्योग है, कृषि जनित उद्योग है, यानी खेती बाड़ी से लेना देना है। समझे कि नहीं, फिर से समझिए। बोला सीमेंट उद्योग है, ये खनिज उद्योग है। सीमेंट उद्योग कैसा उद्योग है, खनिज उद्योग है। इसका कच्चा माल, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना होता है। ये भी पूछता है बार बार कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है, चूना। जबकि सूती हो, सूती वस्त्र हो, या चीनी हो या जूट हो, ये कृषि आधारित उद्योग, यानी खेती बाड़ी से आता है, खेत से ही इसको प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। समझे कि नहीं। जूट कपड़ा है, जूट का बोरा भी होता है, सूती वाला जो बोरा देखे वो। तो ये सब याद रखें, सीमेंट खनिज आधारित उद्योग है, सीमेंट खनिज आधारित उद्योग है। सीमेंट का कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर। ये भी बार बार पूछता है कि सीमेंट आधारित उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर, ठीक है। बाकी चीनी हो, जूट हो, ये सब क्या है, कृषि जनित उद्योग है। कैसा है, कृषि जनित, यानी इस खेती बाड़ी से ही रिलेटेड है, संबंधित है। वार एंड पीस क्या है, वार एंड पीस किसकी रचना है, एक किताब है जिसका नाम है वार एंड पीस। तो इसको लिखने वाले कौन है, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, या दोस्तोयेवस्की, या एंगल्स। वार एंड पीस तो कौन लिखे है, कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस का लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स, ठीक है। वार एंड पीस का लेखक कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म भैया कहाँ हुआ था, जर्मनी में, हाँ, राइन प्रांत में, टियर नामक नगर में हुआ था। तो याद रखिएगा, वार एंड पीस को लिखने वाले कार्ल मार्क्स है, इनका जन्म भैया जर्मनी में होता है। ये पूछता है एग्जाम, ठीक है ना, ये पूछता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। कोई दिक्कत। वार एंड पीस का रचना यानी लिखने वाले कौन है, कार्ल मार्क्स है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। चलिए आगे। लियो टॉल्स्टॉय दे रहा जवाब जी, गड़बड़ है लगता है। चलो, वार एंड पीस याद करिएगा, सुधार लीजिएगा। वार एंड पीस, युद्ध और शांति दोनों पूछता है, या तो बोले युद्ध एंड शांति, इंग्लिश में उसे कहते हैं वार एंड पीस। इसको लिखने वाला है लियो टॉल्स्टॉय, गलती हो गया था, आंसर सुधार लीजिएगा, लियो टॉल्स्टॉय। कोई दिक्कत। वार एंड पीस, युद्ध और शांति, वार एंड पीस इंग्लिश में कहते हैं युद्ध और शांति। इसको लिखने वाला क्या नाम है, लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस, युद्ध और शांति लिखने वाले कौन है, लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस बोलिए, ठीक है, या युद्ध और शांति बोलिए, तो इसको लिखने वाले कौन है, लियो टॉल्स्टॉय द्वारा रचित विश्व विख्यात उपन्यास है। क्या है, उपन्यास या नोवेल जिसको कहते हैं,
ठीक है, लिखते चलिएगा ऐसा। चावल है, ठीक है। तो जो वर्षा के दिन, याद रखिए, बारिश का मौसम वो आता है, वो खरीफ होता है बारिश के मौसम में, ठीक है। बारिश में जो बोते हो क्या है, खरीफ। अभी वर्षा का मौसम है, तभी जो भी फसल खेत में लग रहा है वो सब क्या है, खरीफ फसल। तभी धान लगा रहे हैं, और क्या लगाते हैं, धान, मक्का। हाँ, धान हो गया, मक्का हो गया, ये सब लगा रहे हैं। तो सब क्या था, खरीफ फसल। याद रखिएगा, जो वर्षा के दिन में बोते हैं वो खरीफ फसल, और ठंडा में बोते हैं, ठंडा के दिन में तो रबी फसल। अभी जाड़ा आएगा, ठंडा आएगा कि नहीं, तो उसमें बोते हैं कौन सा फसल, खरीफ फसल। हाँ सॉरी, रबी फसल। वर्षा में बोएंगे तो खरीफ फसल, वर्षा के दिन में लगा रहे तो खरीफ फसल, ठंडा में लगा रहे तो रबी। और गर्मी एकदम लू चलता है, गर्मी में लगाते हैं तो जायद फसल। जैसे गर्मी में तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी। नहीं, ठंडा में गेहूँ लगाते हैं बउआ, काटते हैं ना गर्मी में। देखो वर्षा में लगा, सिंपल समझो, वर्षा में लगा रहे तो खरीफ फसल है, ठीक है। जैसे अभी धान लगा रहे हैं, मक्का लगा रहे हैं कि नहीं, ये सब क्या हो गया, खरीफ फसल हो गया। वर्षा में लगाते तो रबी फसल, सॉरी अति में, ठंडा में। वर्षा में लगाए तो खरीफ, बारिश में लगाए तो खरीफ, ठंडा में लगाए तो रबी। तो ठंडा में देखिए गेहूं लगाते हैं, राई लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, आलू लगाते हैं कि नहीं, मटर लगाते हैं, चना लगाते हैं। ये सब हो गया रबी फसल। ठंडा में लगाएंगे जो रबी फसल। तो याद करिएगा, जब ठंडा के दिन रहता था गेहूं लगता है कि नहीं, जौ लगता है कि नहीं, मकई लगता है, उस समय भी मकई आता है, ठीक है, मटर लगता है, चना लगता है। तो भैया वर्षा में लगाए तो खरीफ फसल, ठंडा में लगाए तो रबी फसल, और गर्मी में लगाए तो जायद फसल। जायद फसल में जैसे तरबूजा होता है, गर्मी में होता है, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी होता है कि नहीं। तो ये सब कौन सा फसल हो गया, जायद फसल। तो फसल तीन प्रकार के होता है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। बारिश में लगाएं खरीफ फसल, जैसे हो गया धान हो गया, मकई हो गया। ठंडा में लगाएं तो रबी फसल, जैसे में गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया। गर्मी में लगाएं तो जायद फसल, तो गर्मी में तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, लालमी सब लगाते हैं कि नहीं। तो तीन तरह का ये फसल होता है। कोई दिक्कत, चले आगे बढ़े बाबुआ। आइए, चावल देखो, चावल या धान, धान बोले या चावल, देखिए क्योंकि चावल से ही तो धान निकलता है। तो चावल बोले या धान, क्या बोले, चावल बोले या धान। तो चावल या धान एक प्रमुख खरीफ फसल है। बोल दिया है कि चावल और धान क्या है, खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल कब लगाते हैं, बारिश में, बारिश के दिन में लगा रहे हैं तो खरीफ फसल। तो चावल धान कैसा फसल हो गया, खरीफ फसल। क्यों, क्योंकि अभी देखिए बारिश का मौसम में लगा रहे हैं, धान लगा रहे हैं कि नहीं। मानसून की शुरुआत होता है इस समय, मानसून यानी मौसम शुरू होता है, बारिश का मौसम क्या होता है, शुरू हो जाता है, जो जून जुलाई में बोया जाता है। याद रखिए, ये भी पूछता है कि खरीफ फसल कब लगाते हैं, तो जून जुलाई में। खरीफ फसल कब लगाते हैं, जून जुलाई में। खरीफ फसल को जून जुलाई के महीना में लगाया जाता है, बोई जाती है। और शीत ऋतु में क्या किया जाता है, इसको अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। जैसी वर्षा शुरू हुआ इसको लगाया, ठंडा शुरू हुआ काट ली, और ठंडा में काट लिया। ठंडा जैसी शुरू हुआ तो रबी फसल लगा दिए, और गर्मी शुरू हुआ तो क्या कर लेंगे, काट लेंगे, और फिर गर्मी में उसी लगा देंगे जायद फसल। समझे कि नहीं, गर्मी में लगा उसको काटे तो वर्षा शुरू हुआ, तो वर्षा शुरू होगा तो फिर लगा देंगे खरीफ फसल। खरीफ फसल होगा, वो खत्म होगा तो लगा देंगे रबी फसल। उसी चलते रहता है, तीन प्रकार के फसल। समझे कि नहीं, अरे समझ रहे हैं कि नहीं। तो भैया आगे बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया, बोल रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसको शामिल नहीं किया गया था। बताइए, नई आर्थिक नीति में क्या नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदासीकरण या वैश्वीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रण और अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया। नई आर्थिक नीति में भैया
नई आर्थिक नीति में नियंत्रण और अर्थव्यवस्था को शामिल यानी सम्मिलित यानी इसको में शामिल किया नहीं गया था। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।